कैसे कर्नाटका से लेकर नोएडा तक पहुंच गई कि कांग्रेस शासित प्रदेश से कर्नाटक पुलिस को अचानक से अजीत भारती के घर के बाहर भेज दिया जाता है और इसकी जानकारी नोएडा पुलिस तक को नहीं दी जाती है। कैसे फेक न्यूज के नाम पे तानाशाही चला रही है कांग्रेस गवर्नमेंट। ये केवल इसलिए होता है ना कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं राहुल गांधी के विरोध में लिख रहा हूँ कुछ जो उन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता ने बोला है, और उसी बात को दोबारा कोट करने के लिए इन लोगों ने जो है एक छोटा सा क्लिप कटवा है जुबैर नाम का, तो वो जो है क्लिप काट करके डाल देता है, उसका यही काम है। आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्री लेवल में। यूट्यूब जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अजीत भारती। मेरा इनसे पुराना परिचय रहा है, मैं इनको जानती हूँ और मैं इनको एडमायर भी करती हूँ। इनके द्वारा कटाक्ष रूप में कई सारे कंटेंट बनाए जाते हैं, आप इसको व्यंग भी कह सकते हैं, और व्यंग आज के डेट में हर जगह चलता है और ये लीगलाइज है, कहीं गलत नहीं है ये। और ऐसे ही कोई व्यंग के रूप में अगर आपको न्यूज देता है तो वो एक अपनी अलग ही छाप बना लेता है, जैसे कि अजीत भारती ने बनाया। खैर, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अजीत भारती जी का। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे कि क्यों कर्नाटका पुलिस पहुंच गई अजीत भारती जी के घर पे। अजीत भारती जी द्वारा एक वीडियो बनाई गई थी जिसमें उन्होंने कोट करा था आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। जब आचार्य जी ने ये बात की थी तो ये बात बहुत ज्यादा वायरल हो गई, तो इसी चीज को कोट करा था अजीत भारती जी ने। लेकिन इस चीज पे कर्नाटका पुलिस को एफआईआर करनी चाहिए थी आचार्य कृष्णन जी पे, लेकिन उन्होंने उन पे एफआईआर ना करके एफआईआर कर दी अजीत भारती पे। तो उसके बाद कर्नाटका पुलिस पहुंच गई नोएडा। और अभी देखिए आप सामने नोएडा पुलिस अब मौके पर आई है। करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं कर्नाटक पुलिस को यहाँ पहुंचे हुए। लेकिन सीरियसली कर्नाटका गवर्नमेंट का अपने लोगों को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, अपनी गारंटी पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, पानी का बिल बढ़ा रहे हैं वो। Now, D.K. Shivakumar confirmed that the government is mulling over a rise in water tariffs as the Bangalore Water Supply and Sewerage Board has been running in losses for several years now. लेकिन वो किसी दूसरे स्टेट में 3 पुलिस ऑफिसर को भेज देते हैं, क्यों? क्योंकि एक फेक एफआईआर की वजह से वो दूसरे आदमी को अरेस्ट करे। खैर, अब ये चीज हुई क्यों, इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक यूजर है ट्विटर के जो कि फेक न्यूज फैलाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, जिनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और इनको क्लिप काट के लगाने वाला भी कहा जाता है। आज से कुछ साल पहले इसने नुपुर शर्मा की क्लिप डाली, तो वो भी काट के, और उसके बाद 6 लोग गिरी थी। नुपुर शर्मा अपने भगवान पे हुए मजाक के लिए एक आदमी को रिप्लाई दे रही थी, लेकिन इस आदमी ने उनके एक हिस्से को काट के, उनके रिटेलिएशन वाले हिस्से को काट के पोस्ट कर दिया, जिसके बाद कुछ समुदाय विशेष के लोग भड़क गए और उसके बाद उन्होंने कन्हैया और उमेश जैसे लोग का सर तन से अलग कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने कई बार अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग चुकी है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आज ये अपनी हरकत नहीं रोकते हैं। आज भी ये गलत पोस्ट को फैलाते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं। आप खुद सोचिए, एफआईआर होने वाली थी आचार्य कृष्णन जी पे, लेकिन वहां पे एफआईआर होती किस पे? अजीत भारती पे, और उस पे भी कर्नाटका पुलिस पहुंच भी जाती है। वो तो भला उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि उन्होंने रोक लिया उनको, लेकिन सब जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आज से कुछ महीने पहले एक चैनल चलाते थे सब लोकतंत्र, उनके ओनर को पंजाब पुलिस किडनैप करके ले जाती है। पंजाब पुलिस ने उसे मुजफ्फरनगर से एक राजनीतिक साजिश के तहत उठाया है। उन्होंने अपने चैनलों पर अरविंद केजरीवाल, उनके परिवार और पंजाब सरकार के संबंध में कई स्टोरियां की। और ऐसा एक केस नहीं है, मेरे एक परिचित थे जो कि ट्विटर इन्फ्लुएंसर थे, उनको कर्नाटका पुलिस गो से किडनैप करके ले जाती है। ऐसे मेरे एक और परिचित है जिनका ट्विटर हैंडल स्क्विंटी ऑन से था, उनके पीछे तो भाई तमिलनाडु पुलिस हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई है। सीरियसली उनको कितनी बार किडनैप करने की कोशिश करी है। दोस्तों, इन सारी चीज का कंक्लूजन क्या है, ये चीज क्यों की जा रही है? सिंपल सी बात है, आपको डराना। अब आप सोचिए, आप सत्ता पक्ष की बात कर रहे हो और विपक्ष आपको जेल में डाल दे रहा है, इसे कहते हैं तानाशाही। चलिए, अजीत भारती बच गए, विकू मात्रे बच गए, स्क्विंटी ऑन बच गए, लेकिन हम और आप जैसे जो लोग हैं, जो छोटे इन्फ्लुएंसर, कुछ तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, वो कैसे बचेंगे? मतलब आप विपक्ष पे टिप्पणी ही नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो भाई उनकी पुलिस आपको उठा के लेके जाएगी। आप यहाँ पे सोचिए कि डर और तानाशाही का माहौल इसे ही कहते हैं। सत्ता पक्ष के इन्फ्लुएंसर सुरक्षित नहीं, और इन्फ्लुएंसर तो छोड़ो यार, नेता तक सुरक्षित नहीं है। तजेंद्र पाल बग्गा, जेएनयूएनएली यार, पंजाब पुलिस इनको घर से उठा के लेके जा रही है और सीरियसली पे कोई भी केस नहीं हो रहा है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूँ, एक नहीं 100 एफआईआर करो,
तब भी इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। जो अगर आपने कहा था कश्मीरी पंडितों का नरसंहार झूठा था, उस पर आपको माफी मांगनी होगी। जो आपने कहा था कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, वो सवाल हम पूछते रहेंगे। और अगर ये सवाल पूछने में हमारे पे 100 FIR भी होती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं। सब लोकतंत्र ने क्या किया था, उन्होंने एक चीज को कोट किया था जो कि ऑलरेडी इंटरनेट पे थी। जब आप ऑलरेडी कोट की चीज को नहीं बोल सकते, इसमें भी आपको अगर पुलिस उठा के ले जाएगी तो भाई सत्य और असत्य की लड़ाई तो यही खत्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को ये चीज सोचनी चाहिए कि जो उनके पक्ष के लोग हैं उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। सोचिए एक बार मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ था। तमिलनाडु पुलिस उन पे केस करती है और बिहार पुलिस उनको दे देती है कि भाई लो ले जाओ। दरअसल बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मनीष कश्यप ने उस समय पुलिस के सामने सरेंडर किया जब बिहार पुलिस उसके घर की कुर्की कर रही थी और 9 महीने वो इंसान जेल में रहता है। एक यूट्यूबर के फेक न्यूज फैलाने पे एक इंसान को जेल हो जाती है और जब पार्टियां फेक न्यूज फैलाती है तो उनकी क्या सजा है। यहाँ पे मैं फेक न्यूज को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सजा के प्रावधान की बात कर रही हूँ। मनीष कश्यप को 9 महीने जेल में रखा जाता है, लेकिन वहीं पे अगर कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है तो उसका क्या। बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसीलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। भाई राहुल गांधी ने बार बार ये बात बोला कि जब भाजपा आएगी, जब भाजपा सत्ता में आएगी, आरक्षण हट जाएगा। इस चीज का क्या जवाब है। दमन में राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है और बीजेपी संविधान आरक्षण के खिलाफ है। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बीजेपी को कामयाब नहीं होने देगी। क्या नरेंद्र मोदी ने कभी बोला कि वो आरक्षण को समाप्त करेंगे? कभी भी बोला? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं बोला। लेकिन हाँ, पार्टी के किसी व्यक्ति ने अगर ये कुछ बोल दिया है तो क्या उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होगी? इनके वामपंथी लीडर, खैर अब वामपंथी का वो तो कांग्रेस में आ गए हैं। जी हाँ, इनके लीडर कन्हैया कुमार की मैं बात कर रही हूँ। इनके द्वारा खुद ये चीज कही जाती है कि किसी भी इंसान की गलती के लिए उसके प्रधान को गलत नहीं कहा जाता। और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी ना कि मैं उस वक्त JNU का प्रधान था जी। तो JNU में कोई घटना हुई उसके लिए प्रधान थोड़ी जिम्मेवार है। लेकिन ये सारी चीजें, ये सारे एथिक्स इनके लिए लागू होते हैं, दूसरे पक्ष के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा कभी भी ऐसी बात नहीं की गई, उनके पार्टी के बड़े लीडरों द्वारा ऐसे कभी बात नहीं की गई। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी हमेशा बोलते आए हैं कि जब भाजपा आएगी तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगी। और इन फेक न्यूज पे कितने लोग पे कितने केस हुए, प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। हाँ, आप एक बार खुद सोचिए कि किसी एक चीज को कोट करने पे FIR हो जाती है, वो इंसान जेल तक चला गया, लेकिन वहीं पे अमित शाह जैसे लोगों की फेक क्लिप्स बना दी जाती है और उसके बाद क्या होता है कि वो आदमी बाहर वापस आ जाता है, वापस से ये चीज शुरू करता है। कुल मिला के फेक न्यूज का प्राविधान सिर्फ सत्ता के लिए आता है, विपक्ष के लिए नहीं, और खासकर कांग्रेस को तो बिल्कुल ही नहीं। आप मीम बनाओ, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली मुझसे माफीनामा को साइन करवाया गया, क्योंकि आज मैंने एक CM का जस्ट एक नॉर्मल मेमे को मैंने पोस्ट किया, जिसके वजह से आज मेरे को कस्टडी में रखा गया 5 रात तक। तो ये कहाँ का एक स्वाधीनता है। धन्यवाद ममता जी, लेकिन मैंने कभी आप पे मीम नहीं बनाया। आप कोट करो, आप पे FIR हो जाएगी, पुलिस आपको पकड़ने भी आ जाएगी, लेकिन वो अलग बात है कि खुद के पास पैसा ना हो खुद को देने के लिए। देखिए, इस चैनल पे मैं हमेशा लिबरल कंटेंट देती हूँ कि भाई आपको दोनों पक्ष की जानकारी मिले, लेकिन जैसे संदर्भों में आज के डेट में काम हो रहा है वो सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। विचारधारा अलग हो सकती है, स्वभाव भी अलग हो सकता है, लेकिन संविधान तो एक ही है ना। फेक न्यूज चाहे यूट्यूबर फैलाए चाहे पॉलिटिशियन, FIR दोनों पे बराबर में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मुझे आज कुछ बोलना है तो मुझे 17 बार सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे आगे पीछे कोई खड़ा है या नहीं। आज मेरे बैकएंड में अगर कोई भी खड़ा नहीं होगा तो भाई पुलिस मेरे लोकेशन को ट्रेस करेगी और मुझे अरेस्ट करेगी। यहाँ मैं स्थानीय पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दूसरे प्रदेशों की पुलिस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैंने कोई गलती की है और सीरियसली कोई गलती की है तो यहाँ पे स्थानीय पुलिस को पूरा प्रावधान है कि वो आकर मेरे ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन अगर मैंने कोई गलती नहीं करी और फिर भी विपक्ष अपने सत्ता वाले प्रदेश में मेरे ऊपर फेक FIR करता है और वहाँ की पुलिस मजबूरन मुझे अरेस्ट करने आती है, तो ये कहीं ना कहीं मजाक है हमारी कानून व्यवस्था का। आर्टिकल 14 के तहत मुझे पूरी आजादी है कि मैं कुछ भी बोल सकती हूँ और कुछ भी लिख सकती हूँ। अगर आपको कोई बात मेरी पसंद नहीं आ रही है तो मेरी आपसे विनती
चाहिए कि आप अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ाएं, ना कि मेरे ऊपर एफआईआर करें या मेरे जैसे लोगों पे एफआईआर करें। इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपको डरना नहीं है, अपनी बात रखनी है। और वाकई में कोई स्टेट अगर आपसे लड़ने आ रहा है तो आप नहीं लड़ सकते, आप उतने सक्षम नहीं है। पर ना ही आपकी लड़ाई किसी स्टेट से है, आपकी लड़ाई सिर्फ विचारधारा से है। तो इस चीज की जिम्मेदारी स्टेट को भी रखनी चाहिए कि आपके एक स्टेप से कहीं गलत इंफॉर्मेशन ना जा रही हो, कोई गलत मैसेज ना जा रहा हो। होप सो आपको मेरी ये बातें समझ में आई हो, क्योंकि थोड़ा इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश करी है मैंने, थोड़ी एग्जांपल के साथ। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत गया था, गीत